नमस्कार दोस्तों, वेलकम अगेन इन तिवारी प्रेजेंटेशन। डेट 19 फरवरी 2024। स्थान ईरान और अजरबैजान का बॉर्डर, वही अजरबैजान जो कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा था। ये जगह ईरान की राजधानी तेहरान से लगभग 600 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और पूर्वी अजरबैजान प्रांत के अंतर्गत ईरान में आता है। यहाँ पर दो नवनिर्मित डैम का निर्माण हुआ है जिसको किजकलासी और खोदाफरीन डैम के नाम से जाना जाता है। इस डैम का उद्घाटन करने के लिए ईरान के तत्कालीन राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव यहाँ पर मिलते हैं। टाइम स्थानीय समय के अनुसार सुबह का 10 बजे। दोनों मिलकर डैम का उद्घाटन करते हैं। उद्घाटन करने के पश्चात दोनों अपने अपने देश की ओर वापस जाने लगते हैं। ईरानी राष्ट्रपति जो कि हेलीकॉप्टर से वहां पर पहुंचे थे, अपने साथ 3 हेलीकॉप्टरों का काफिला लेकर वहां पर आए थे और वापस इन्हीं 3 हेलीकॉप्टर के काफिले के साथ वापस जाने के लिए यहां से टेक ऑफ करते हैं दोपहर का 1 बजे के आसपास। ईरानी राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ गुलाम हुसैन इस्माइली उन 2 हेलीकॉप्टरों में से एक हेलीकॉप्टर में सवार रहते हैं जो प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को एस्कॉर्ट कर रहे होते हैं। ये तीनों हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करते हैं दोपहर के 1 बजे। जिस समय टेक ऑफ होता है उस समय वहाँ का मौसम एकदम सामान्य रहता है, मौसम खुला रहता है, मौसम साफ रहता है। गुलाम हुसैन इस्माइली के अनुसार टेक ऑफ के 45 मिनट तक सब कुछ सामान्य रहता है, लेकिन उसके बाद इन हेलीकॉप्टर्स का सामना घने कोहरे से होता है और विजिबिलिटी वहाँ पे न के बराबर हो जाती है। जिस जगह लोग फ्लाई कर रहे थे, उड़ान भर रहे थे, वो जगह ईरान से 600 किलोमीटर दूर जुल्फा नामक घना जंगल वाला इलाका था, पहाड़ी वाला इलाका था ये, जिसके ऊपर ये लोग उड़ान भर रहे थे और यहाँ पे विजिबिलिटी भी न के बराबर हो जाती है। इब्राहिम रईसी जिस हेलीकॉप्टर पर बैठे हुए थे उनके साथ ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान और पूर्वी अजरबैजान प्रांत के गवर्नर मालिक रहमती और पूर्वी अजरबैजान की राजधानी तबरेज़ के धार्मिक गुरु मोहम्मद अली आले हाशेम भी उनके साथ रहते हैं। इस हेलीकॉप्टर में कुल मिला के 9 लोग सवार रहते हैं। इब्राहिम रईसी जिस हेलीकॉप्टर में रहते हैं बेल 212 हेलीकॉप्टर, जो कि अमेरिका में बना हुआ हेलीकॉप्टर है, इसका जो पायलट है ये अपने साथ उड़ रहे 2 अन्य हेलीकॉप्टर्स जो इसको एस्कॉर्ट कर रहे थे उन पायलटों को निर्देश देते हैं कि विजिबिलिटी यहाँ पर न के बराबर है, हेलीकॉप्टर को हमें और अधिक ऊंचाई पर ले जाना होगा, अतः आप दोनों भी अपने हेलीकॉप्टर को और अधिक ऊंचाई पर ले चलिए। दोनों हेलीकॉप्टर के पायलट्स उनके निर्देश का पालन करते हैं और हेलीकॉप्टर की ऊंचाई बढ़ा देते हैं। लेकिन जब ऊंचाई बढ़ाते हैं और कुछ दूर उड़ान भरने के बाद ये नोटिस करते हैं कि इनके साथ बीच में जो फ्लाई कर रहा इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर बेल 212 गायब है। ये लोग किसी दुर्घटना की आशंका से यू टर्न लेते हैं और एरियल सर्चिंग करते हैं वहाँ पर। क्योंकि विजिबिलिटी वहाँ पे न के बराबर थी और ये लोग घने कोहरे के ऊपर उड़ान भर रहे थे, इन लोगों को नीचे आना पॉसिबल नहीं था, अर्थात नीचे फ्लाई करना संभव नहीं हुआ। तो ये एक सुरक्षित जगह देखकर कापर माइन पर ये लोग लैंड करते हैं। ईरानी प्रेसिडेंट के चीफ ऑफ स्टाफ गुलाम हुसैन इस्माइली संपर्क करने की कोशिश करते हैं राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर से, लेकिन इनका संपर्क करने का प्रयास व्यर्थ हो जा रहा था। इसी दौरान किसी भी प्रकार से इनका संपर्क स्थापित होता है इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर से और इनके कॉल को रिसीव करते हैं धार्मिक गुरु मोहम्मद अली आले हाशेम और ये जो उत्तर देते हैं इससे गुलाम हुसैन इस्माइली एकदम शॉक्ड रह जाते हैं। इनकी पूरी टीम शॉक्ड रह जाती है वहाँ पर। अली आले हाशेम बताते हैं कि हमारा हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुका है, हेलीकॉप्टर में सवार सभी व्यक्ति प्रेसिडेंट सहित मारे जा चुके हैं, मेरी हालत भी कुछ ठीक नहीं है। और वास्तविक में इनकी आखिरी बात होती है गुलाम हुसैन इस्माइली से, इसके बाद ये भी अपना दम तोड़ देते हैं। गुलाम मोहम्मद इस्माइली
देरी नहीं करते हैं और तुरंत इस बात की सूचना तेहरान भेजते हैं और वहाँ से एक रेस्क्यू टीम भेजने का अनुरोध करते हैं। उनकी सूचना पर तुरंत एक रेस्क्यू टीम तेहरान से रवाना होती है ग्राउंड के लिए। ये सब करते हुए लगभग वहाँ पर अंधेरा हो चुका होता है, शाम का 7 बज चुका होता है। अंधेरा, ऊपर से घना कोहरा, विजिबिलिटी न के बराबर थी। ग्राउंड ऑपरेशन को संचालित करना लगभग मुश्किल हो चला था। लिहाजा एक एरियल सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया जाता है। इसके लिए टर्किश ड्रोन की मदद ली जाती है। ये ऐसे ड्रोन होते हैं जिनमें हिट सेंसर्स लगा होता है, जो कि ज़मीन में यदि ग्राउंड पर कहीं पर यदि आग लगी हो तो उसके हिट सेंसर्स को कैप्चर कर सकें। ये ड्रोन अपना काम भी बखूबी करता है और उस जगह को चिन्हांकित कर लेता है जहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। सोमवार की सुबह तक रशियन रेस्क्यू टीम भी वहां पर पहुंच चुकी होती है और ईरानी और रशियन रेस्क्यू टीम दोनों मिलकर ग्राउंड ऑपरेशन को वहां पर सफलतापूर्वक कंप्लीट करते हैं। अर्थात हेलीकॉप्टर में जितने भी मारे जा चुके व्यक्ति होते हैं उनकी डेड बॉडी को सफलतापूर्वक वहां से निकाला जाता है। दोस्तों, ये दुर्घटना अपने पीछे कई सवाल खड़े कर जाती है। सबसे बड़ी सवाल ये कि इतनी बड़ी दुर्घटना आखिर हुई कैसे? राष्ट्रपति जैसा VIP व्यक्ति का हेलीकॉप्टर इतनी आसानी से दुर्घटनाग्रस्त कैसे हो गया? आज के वीडियो में हम इसी तथ्य को समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ेंगे उससे पहले इब्राहिम रईसी का एक संक्षिप्त जीवन परिचय देख लेते हैं। इब्राहिम रईसी का जन्म 14 दिसंबर 1960 को ईरान के पवित्र शहर मशहद में हुआ था। 1979 में सरकारी वकील के तौर पर अपनी कैरियर की शुरुआत करते हैं। 1979 ही वो साल था जब ईरान इस्लामिक गणतंत्र बना। जाहिर है ये भी कट्टर समर्थक माने जाते थे इस्लामिक गणतंत्र के। 1988 में पहली बार ये राजनीतिक सुर्खियों में आते हैं जब ईरान में 5000 से अधिक लोगों को सामूहिक फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। जो कमेटी फांसी की सज़ा सुनाती है उस कमेटी के ये भी एक मेंबर थे। इस समिति को वेस्टर्न कंट्रीज डेथ कमेटी के नाम से भी बुलाते हैं। इसके बाद इनका राजनीतिक ग्राफ ऊपर उड़ता ही गया। 1994 में ये सहायक निरीक्षण कार्यालय के अध्यक्ष चुने गए। 2004 तक इस पद पर ये रहे। 2004 से 2014 तक इनको ईरान के सुप्रीम कोर्ट का डिप्टी चीफ जस्टिस बना दिया गया। 2019 में ये ईरान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए। 2021 में इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और तब से लेकर अपनी मृत्यु तक ईरान के राष्ट्रपति के पद पर ही आसीन थे। 2017 में इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा था इससे पहले, लेकिन हसन रूहानी से चुनाव हार गए थे। अभी सबसे ज़्यादा चर्चा में थे क्योंकि कुछ दिन पहले ही इन्होंने इजराइल पर हमले का ऑर्डर दिया था, जिसका वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप चेकआउट करके वीडियो देख सकते हैं। तो ये रहा इब्राहिम रईसी का एक संक्षिप्त सा जीवन परिचय। वीडियो में वापस आते हैं और अपने मूल टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं कि आखिर इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त क्यों हो गया। दोस्तों, इब्राहिम रईसी ईरान के अकेले व्यक्ति नहीं हैं जिन्होंने हवाई दुर्घटना में अपनी जान गंवाई। इसके पहले वहाँ के रक्षा मंत्री, यातायात मंत्री, थल सेना और वायुसेना के प्रमुख भी अपनी जान हवाई दुर्घटना में गंवा चुके हैं। आइए एक नज़र डालते हैं ईरान की हवाई दुर्घटना पर। यहाँ पर मैं सिर्फ सैन्य हवाई दुर्घटना की बात कर रहा हूँ, अर्थात ऐसे विमान जिसका उपयोग ईरान की सेना करती है। 17 मई 2001 को ईरान के परिवहन मंत्री YK-40 विमान दुर्घटनाग्रस्त में मारे गए। इनके साथ 29 लोग और भी मारे गए। 19 फरवरी 2003 को ईरान का IL-76 जो कि रशिया में बना हुआ था, एक ट्रांसपोर्ट विमान था ये, जिसमें सवार ईरान के लगभग 276 ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड के जो सैनिक सवार थे मारे गए इसकी दुर्घटना में। 6 दिसंबर 2005 को ईरान का C-130 हरकुलिस विमान जो कि अमेरिका में बना हुआ था ये भी दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इसमें लगभग 94 लोग मारे गए और इसमें सबसे बड़ी घटना ये घटी कि जिस स्थान पर इस विमान का मलबा गिरा उसकी चपेट में आने से 22 लोग भी मारे गए।
9/1/2006 को ईरान का एक और सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ एंटीनोव, और इसमें लगभग 11 लोग मारे गए। 27 नवंबर 2006 को ही एंटीनोव विमान और दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें सवार सभी 36 लोग मारे गए। 22 अक्टूबर 2009 को ईरान का IL-76 विमान, जिस पर एवॉक्स प्रणाली लगा हुआ था, ये ईरान का एक ऐसा विमान था एकमात्र जिस पर एवॉक्स प्रणाली लगा हुआ था, ये भी दुर्घटनाग्रस्त में नष्ट हो गया। तो ये तो रहा ईरान का हवाई दुर्घटना। यहाँ पर मैंने सिर्फ सैन्य विमान दुर्घटना की जानकारी दी है। ईरान में और भी दुर्घटनाएं हुई हैं पैसेंजर प्लेन्स की, जिसकी जानकारी यहाँ पर मैं नहीं दे रहा हूँ। दोस्तों, ईरान में आखिर इतने विमान दुर्घटनाएं हो क्यों रही हैं? क्या कारण है इसका? तो इसका सिंपल सा उत्तर है, ईरान का जो एविएशन फ्लीट है, चाहे वो पैसेंजर प्लेन हो, चाहे आर्मी ऑपरेटेड प्लेन या हेलीकॉप्टर हो, सबकी हालत खस्ता हालत है, सबकी हालत ख़राब है। जितने भी प्लेन आज के डेट में यूज़ किए जा रहे हैं, सब 20 से 30 साल पुराने प्लेन हैं। इनकी टेक्नोलॉजी लगभग 50 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। इनका रिपेयरिंग और मेंटेनेंस उस स्तर का नहीं हो पा रहा है जिस स्तर का होना चाहिए। इनके पार्ट्स और इक्विपमेंट की भारी कमी है। इसका कारण है ईरान पर लगा हुआ वेस्टर्न कंट्रीज़ या US का सैंक्शन। इसके लिए हमें इतिहास में बहुत पीछे जाना होगा। तो आखिर ईरान ऐसे विमान का उपयोग ही क्यों कर रहा है जिसके इक्विपमेंट और पार्ट सिर्फ पश्चिमी देशों में ही उपलब्ध हैं? इसका कारण है ईरान की खस्ता आर्थिक हालात। ईरान जो प्लेन आज के डेट में यूज़ कर रहा है या जो हेलीकॉप्टर यूज़ कर रहा है, वो 20 से 30 साल पुराने हैं, जो पश्चिमी देशों में बने हुए हैं। इनके पार्ट्स सिर्फ पश्चिमी देशों में ही उपलब्ध हैं। तो इनका रखरखाव और मेंटेनेंस रिपेयरिंग उस स्तर का नहीं हो पा रहा है जिस स्तर का इनको होना चाहिए। 1969 ये वो साल था जब ईरान अपनी एविएशन फ्लीट का आरंभ करता है। उस दौरान बहुत से पैसेंजर प्लेन और आर्मी के लिए प्लेन और हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स खरीदे जाते हैं। ये वो दौर था जब ईरान का संबंध पश्चिमी देशों से बहुत ही बेहतरीन था। लेकिन 1979 में ईरान में जब इस्लामिक क्रांति होती है, उसके बाद पश्चिमी देशों से संबंध बिगड़ने लगते हैं। हालात तब और भी ख़राब हो जाते हैं जब ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम आरंभ करता है। उसके बाद US और जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं ईरान पर सैंक्शंस की भरमार कर देते हैं, जिसका सीधा असर पड़ता है ईरान के वैमानिकी उद्योग पर। ईरान को पार्ट्स और इक्विपमेंट मिलने लगभग बंद हो जाते हैं। इनकी कमी को पूरा करने के लिए ईरान अपनी रिन्यूएबल और एक मेंटेनेंस और रिपेयरिंग के लिए अपनी खुद की एक कंपनी बनाता है, जिसको नाम देता है पान्हा। जो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ बेल 212, ये भी अमेरिका में बना हुआ हेलीकॉप्टर था। 1994 में ये बना था। इसकी टेक्नोलॉजी लगभग 50 साल पुरानी टेक्नोलॉजी थी और इसकी भी देखरेख, मेंटेनेंस और रिपेयरिंग का कार्य ये पान्हा ही कर रही थी। पान्हा इनकी जो देखरेख, रिपेयरिंग और मेंटेनेंस का जो कार्य करती है, वो ऐसे देशों से इनका पार्ट्स मंगाती है जिन देशों से ईरान का व्यापार है, मसलन रसिया, चाइना, या खुद पार्ट्स ईरान भी बना रहा है। लेकिन इनके भरोसे ऐसे विमानों, हेलीकॉप्टरों का रिपेयरिंग पूर्णतः संभव नहीं हो पा रहा है कि ऐसी दुर्घटनाओं को टाला जा सके। दोस्तों, बात अब बेल 212 हेलीकॉप्टर की। इस हेलीकॉप्टर ने 1968 में अपनी पहली उड़ान भरी थी। 1971 में इसको कनाडियाई सेना और US के फायर फाइटिंग टीम में शामिल किया गया। बेल सीरीज के बहुत से हेलीकॉप्टर हैं। बेल 212, बेल 412, बेल 205, बेल 206। इसकी मुख्यालय अमेरिका में टेक्सास में है। जो कंपनी इसको बनाती है उसका नाम है बेल टेक्सट्रॉन। ये हेलीकॉप्टर का भी प्रदर्शन कोई ठीक ठाक नहीं है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक 1972 से 2024 तक सैकड़ों दुर्घटनाएं बेल सीरीज के हेलीकॉप्टर में हो चुकी हैं, जिसमें सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आज के डेट में जापानी कोस्ट गार्ड, कनाडियाई सेना, US की फायर फाइटिंग टीम और थाईलैंड की पुलिस इसका इस्तेमाल कर रही है और ईरान भी इसका इस्तेमाल अभी भी कर रहा है।
बात उस हेलीकॉप्टर की अब करते हैं जिसमें प्रेसिडेंट रईसी बैठे हुए थे। आखिर उस हेलीकॉप्टर के साथ क्या हुआ, उसमें क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या खामी थी उस हेलीकॉप्टर। बेल 212 जिस पर प्रेसिडेंट रईसी बैठे हुए थे, यह हेलीकॉप्टर भी 30 वर्ष पुराना हेलीकॉप्टर था। इसमें भी पार्ट्स और इक्विपमेंट की कमी थी। यूएस सेंक्शन के चलते इसके भी पार्ट्स नहीं मिल पा रहे थे, लिहाजा पाना ही इनको जैसे तैसे करके रिपेयर करके इस हेलीकॉप्टर को उड़ा रही थी। यह हेलीकॉप्टर सिर्फ विजुअल फ्लाइट रूट के लिए ही सही था, अर्थात ऐसे क्षेत्रों के लिए सही नहीं था जिसमें विजिबिलिटी ना के बराबर थी। कारण यही था कि इसमें नॉन विजिबिलिटी जो पार्ट्स होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, वो नहीं लगे हुए थे। दूसरी सबसे बड़ी बात, इसका जो एयर फ्रेम था वो 10,000 घंटे का फ्लाइंग टाइम पूरी कर चुका था, अर्थात एयर फ्रेम उड़ने लायक नहीं था। और सबसे बड़ी बात ये कि इसको अधिकतम 6 व्यक्ति ही इसमें बैठ सकते थे, लेकिन इसमें उस दिन 9 व्यक्ति सवार थे। कारण यही था कि हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसका आवश्यकता से अधिक उपयोग किया गया, इसके पार्ट्स की कमी थी, इसमें बहुत सारे उपकरण नहीं लगे हुए थे जो कि एक हेलीकॉप्टर में पहाड़ी इलाकों, जंगली इलाकों या ऐसे जहां दृश्यता की कमी हो, ऐसे इलाकों के उड़ने के लिए आवश्यक होती है, उड़ान भरने के लिए आवश्यक होती है। तो दोस्तों, ये रहा दुर्घटना का मूल कारण, जो अभी तक का जो खोज हुआ है, जो जांच हुआ है, उसके मुताबिक दुर्घटना का यही कारण सामने आ रहा है। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।